सभी स्टूडेंट्स अपना नाम लिख दें चैट सेक्शन में, जिससे अटेंडेंस हो जाए आपके। स्क्रीनशॉट लेकिन जैसे हम लैपटॉप से ले रहे हैं तो अगर आप सिस्टम से ले रहे हैं तो बच्चे लिख के अपना। तो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज की क्लास केवल आपकी 30 मिनट्स की होगी, ठीक है ना। तो आधे घंटे में हम लोग जितना पढ़ पाएंगे वो कोशिश करते हैं कि कवर कर लें। तो कल हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा था, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, उसका ग्राफिकल मेथड, सिंप्लेक्स मेथड पढ़ा हमने। कि हमने सिंप्लेक्स मेथड की प्रोसेस वगैरह पढ़ी है। सर अभी और स्टूडेंट्स नहीं आए हैं। बेटा आज जो है मीटिंग की वजह से क्लास केवल आपकी 30 मिनट्स की होगी। तो ओके सर। हाँ, तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके सब लोग ज्वाइन कर लीजिए। जी सर। सर मैं अभी सीआर को मैसेज करती हूँ। ओके सर। और एक चीज मुझे और बताइए, जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक था? सर लास्ट क्लास मैंने आपकी ज्वाइन नहीं करी थी सर, अभी सर बताती हूँ आपको बता देते सर। 2 मिनट बस। जितने लोग प्रेजेंट है उसमें से बता दे कोई, लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? तुम लास्ट क्लास में थे? जयेश गुप्ता? नहीं सर, लास्ट क्लास में प्रेजेंट नहीं थे सर। ओके, तो क्या सिंप्लेक्स मेथड का प्रोसीजर हमने पढ़ाया है? किसी को पता है? ये जितने बच्चे अभी ज्वाइन है, इनमें से किसी ने मेरी लास्ट क्लास ज्वाइन की थी? नो सर। किसी, ये सब नए बच्चे हैं। ऋतिक तो सर था? नहीं सर, वो ऋतिक राणा था सर। अच्छा, वो ऋतिक राणा था वो। चलिए, तो फिर सिंप्लेक्स मेथड के प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि नहीं बताया, तो फिर उसके आगे चलते। फिर हम लोगों की वेडनेसडे थर्सडे में क्लास हुई थी ना? अगर वेडनेसडे थर्सडे को क्लास ली है हमने, तो फिर उसमें बताया होगा मैंने। रिया गुप्ता, एक सेकंड में अटेंडेंस देख लेता हूँ, लास्ट क्लास में कौन था। कि आप लोगों की क्लास बुधवार और बृहस्पतिवार होती नहीं। ठीक, तो जो लास्ट क्लास थी, खुशी, नमन, प्रचेता तुम तो थी लास्ट क्लास में? प्रचेता? हाँ, तो तुम लास्ट क्लास में थी। लास्ट क्लास में क्या बताया तुमने? सर न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था आपने। तो फॉर्मुलेशन? यस सर। ओके, तो फिर हम इसका मतलब कि हमें पढ़ना है अब जो है सिंप्लेक्स मेथड। सिंप्लेक्स मेथड क्या होता है, उसकी प्रोसेस वगैरह क्या होती है, इसमें कौन कौन से चीज़ें आती हैं, कौन कौन से वेरिएबल वगैरह इस्तेमाल होते हैं, हम ये सारी चीज़ें आज पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंप्लेक्स मेथड हम क्यों पढ़ते हैं। हमने जो ग्राफिकल मेथड पढ़ा था, तो ग्राफिकल मेथड में क्या था कि उसमें हम 2 वेरिएबल तक का ही उसमें हम निकाल सकते थे। ठीक, 2 से ज़्यादा वेरिएबल का जब हम उसमें सॉल्यूशन करते हैं तो हम लोगों को प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि जब ग्राफ होता है हमारा 2 डायमेंशन होता है, और जब ग्राफ 2 डायमेंशन होता है और जब हम उसमें 3 डायमेंशन का, अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 डायमेंशन हम बना सकते हैं,
3 डायमेंशन से ज़्यादा का जब हम ग्राफ बनाएंगे तो वो हमारे लिए उसको मेजर करने में प्रॉब्लम होने लगती है, उसके कोऑर्डिनेट निकालने में हमें प्रॉब्लम होगी। तो इस वजह से इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए फिर हम लोगों ने सिंप्लेक्स मेथड जो है, सिंप्लेक्स मेथड के जरिए हम उसको सॉल्व करते हैं जो हमारे मैथमेटिकल फॉर्मूले थे। ठीक, तो सिंप्लेक्स मेथड में क्या क्या होता है और उसमें कौन कौन से वेरिएबल इस्तेमाल होंगे ये हम पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो अभी तक हमने पढ़ा है उसमें हमने एक पढ़ा था ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होता है, उसमें z इक्वल टू हमारे पास जो एक प्रॉब्लम दी होती है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में हम लोग लिखते हैं। ठीक, मैथमेटिकल फॉर्म का मतलब जैसे z इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 5x1 + 3x2, या अगर हमारे ये तो हो गया हमारे पास 2 वेरिएबल का, अगर हमारे पास इसी में 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, मतलब कि x1, x2 और x3 और उनका कॉम्बिनेशन है। जैसे मान लीजिए प्रोडक्शन में या बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि उसमें एक या एक से ज़्यादा कई वेरिएबल का हमेशा इस्तेमाल होता है। 2 वेरिएबल के तो बहुत ही कम होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा जैसे प्रोडक्शन वगैरह या HR या मार्केटिंग वगैरह में कई वेरिएबल्स का इस्तेमाल होता है। तो उस कंडीशन में हम लोगों को जो ग्राफिकल मेथड है वो सूट नहीं कर पाता है, तो हम उसकी वजह से फिर उसको हम सिंप्लेक्स मेथड के जरिए सॉल्व करते हैं। ठीक, तो उसी सिंप्लेक्स मेथड में जब सबसे पहला काम होता है हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना। तो वो कैसे लेंगे, अगर हमारे पास एक प्रॉब्लम दी हुई है एक ग्राफिकल फॉर्म में, तो हम सबसे पहले उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो हमने प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बताई थी, LPP की एक प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन बताई थी, उसके जरिए हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद उसमें से जो जितने भी हमारे वेरिएबल्स होते हैं हम उनको लिख लेते हैं। ठीक, उसमें वेरिएबल्स को हम लिख करके उसमें से कौन से बेसिक वेरिएबल होंगे और कौन से नॉन बेसिक वेरिएबल होंगे ये हमें उसमें समझना पड़ेगा। तो हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज होते हैं लिमिटेड होते हैं। ठीक, तो कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं सिंप्लेक्स मेथड के लीनियर प्रोग्रामिंग में, तो हम उसमें समझ लेते हैं कि क्या क्या होता है। पहला, हमारे रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं, जैसे कि हमारे पास लेबर है, मटेरियल है, इक्विपमेंट है, या हमारे पास मनी की प्रॉब्लम है, ये हमारे पास हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो जैसे हमने जो हमारे पास सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स होते हैं तो वो क्या होते हैं कि हम x1 x2 लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। इसका मतलब कि हम उनकी एक बाउंड्री फिक्स कर देते हैं कि इस बाउंड्री तक हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। रिसोर्सेज आर ऑलवेज स्कार्स, रिसोर्सेज जो हमेशा स्कार्स होते हैं। तो यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे जो हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। दूसरा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो हमें अपने ऑब्जेक्टिव को मैक्सिमाइज करना होता है या तो फिर हमें मिनिमाइज करना होता है। तो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करने के लिए हमें हमारे पास z बराबर होता है, जो कि हमारे जो डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं और बेसिक वेरिएबल और नॉन बेसिक वेरिएबल, इन सबको मिला करके हम अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन बताते हैं। जैसे कि मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x1 + 4x2 + 3x3 इस तरह करके, या फिर मिनिमाइज मतलब कि अगर हमारा प्रॉफिट या सेल होगी तो हम उसको मैक्सिमाइज करेंगे, टाइम और कॉस्ट होगा तो हम उसको मिनिमाइज करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और एक चीज और बताई थी कि हमारे पास जितने भी वेरिएबल्स होते हैं, ठीक, अगर हम उनमें चेंज करते हैं तो जो दूसरे वेरिएबल्स होते हैं उनमें उसी प्रोपोर्शन में चेंजेस होते हैं। ये हमने जब उसका लीनियर प्रोग्रामिंग बता रहे थे तो उसमें ये चीज हमने बताई थी। सारे लोग नाम जरूर लिख दीजिएगा प्लीज इसमें अपना, ठीक है, अटेंडेंस के लिए। बाद में जब हम अटेंडेंस लगाएंगे तो यहाँ पर जो चैट सेक्शन में नाम लिखे होंगे उसी से हम अपना अटेंडेंस लगा लेंगे। तो हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं उनमें रिलेशनशिप हमेशा लीनियर होता है, मतलब कि एक वेरिएबल में जितना चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग दूसरे में चेंज होगा। जैसे हमारे पास एक वेरिएबल में 1 यूनिट का चेंज हुआ तो दूसरे में मान लीजिए 2 यूनिट का होता है। तो जब हम 1 यूनिट और बढ़ाएंगे पहले वेरिएबल में तो दूसरे में भी उसमें उसी करस्पॉन्डिंग, मतलब कि एक में बढ़ाया 1 का तो दूसरे में हुआ 2 का चेंज, उसमें एक और बढ़ाया तो फिर हुआ 4 का चेंज, फिर एक और बढ़ाया तो उसमें हुआ 6 का चेंज। तो इस वजह से उनके बीच में जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जिसको बोलते हैं हम लीनियर रिलेशनशिप। ठीक, नेक्स्ट आता है होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब कि जो हमारे पास प्रोडक्ट, वर्कर्स, एफिशिएंसी, मशीन होते हैं आर एज्यूम टू बी आइडेंटिकल,
इट मीन्स कि अगर हमारे पास जैसे कोई लेबर है तो लेबर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि दे आर आइडेंटिकल। इट मीन्स इफ देयर इज रिक्वायर ऑफ वन पर्सन एंड वी हैव टू अनदर रिक्वायरमेंट ऑफ वन पर्सन मोर, तो वी अज्यूम दैट द कैपेसिटी ऑफ वन इज इक्वल टू अनदर। जैसे कि अगर कोई लेबर है वो 8 आवर्स काम करती है और उसका प्रोडक्शन मतलब कि आउटपुट 10 यूनिट का है, तो हम ये मान के चलेंगे कि दूसरे का भी 8 आवर्स में 10 यूनिट का ही होगा प्रोडक्शन आउटपुट उसका। तो मतलब कि इस तरह से हम मान के चलेंगे कि उनमें होमोजेनिटी होती है, ठीक। बट इन द रियल वर्ल्ड दिस इज नॉट एग्जिस्ट। बस वास्तविकता में ये चीज होती नहीं है, लेकिन जब हम मैथमेटिकल फॉर्म कंस्ट्रक्ट करते हैं तो हम ये लोग एज्यूम करके चलते हैं। डिविजिबिलिटी, जब हम OR की टेक्निक बता रहे थे तो उसमें हमने बताया था एक इंटीजर प्रोग्रामिंग। अब कभी कभी जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं तो हम उनको फ्रैक्शन में डिवाइड करने पर हमें प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अब हमारे पास लेबर की बात आ रही है, अब हम कहें कि वी हैव टू रिक्वायर 3.25 लेबर्स, तो अब हमारे पास 3.25 लेबर्स को हम नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इंटीजर प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके उसको होल नंबर में या इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। इट कुड बी आइदर 3 और 4, ठीक। तो ये हो गए इसके कुछ इसेंशियल लीनियर प्रोग्रामिंग के। अब इसमें क्या क्या होता है ये सारी चीजें हमने बता दी हैं। एक नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट, ये भी हमने बता दिया है। सिंप्लेक्स मेथड, सिंप्लेक्स मेथड को जब हम सॉल्व करते हैं तो इसमें कुछ टेबल्स बनती हैं जिनको हम लोग बोलते हैं इटरेशन टेबल, और अपने सॉल्यूशन को इम्प्रूव करते जाते हैं अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, ठीक। और इसके जरिए हम एक, दो या दो से ज़्यादा की वेरिएबल का हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं और उसको हम अपने ऑब्जेक्टिव को ये मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, जिसमें अकॉर्डिंग टू हमारी जो कंडीशन दी होती है जैसे हम उसको अचीव करना होता है। अब जो सबसे मेन चीज आती है, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो रिसोर्सेज होते हैं कुछ अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं। कुछ होते हैं अनयूज्ड और कुछ होते हैं एक्स्ट्रा। तो जो अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं दैट वी कॉल स्लैक वेरिएबल्स। तो स्लैक वेरिएबल्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने सब्जेक्टिव कॉन्स्टेंट्स में। जैसे हमारे पास हम यहाँ पर एक स्क्रीन में शो कर रहे हैं, स्क्रीन शो हो रही है ना आपकी स्क्रीन पर? यस सर। ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे हमारे पास एक मैक्सिमाइज का फंक्शन दिया हुआ है, मैक्सिमाइज जेड। नहीं सर, स्क्रीन हो रही सर, स्क्रीन शो नहीं हो रही सर। अब होने लगी सर अब। ओके ठीक, हाँ नेटवर्क स्लो होता है तो कभी कभी देर से आती है। तो हमारे पास यहाँ पर मैक्सिमाइज फंक्शन दिया हुआ है z इक्वल टू 7x1 प्लस 5x2, ठीक। तो हम जब इसमें स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट दिए हुए हैं x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 6 एंड अनदर सब्जेक्टिव कांस्टेंट इज 4x1 प्लस 3x2 इज लेस देन इक्वल टू 12 एंड द नॉन नेगेटिविटी कांस्टेंट इज x1, x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक। नाउ वी हैव टू इंट्रोड्यूस हियर स्लैक वेरिएबल्स मींस अनयूज्ड रिसोर्सेज। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा ऐसे अनयूज्ड रिसोर्सेज होते हैं जिनसे हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं अनयूज्ड। हाँ एक चीज और, जब ये स्लैक वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे देन द सिंबल शुड बी लाइक दिस। जो सिलेक्शन मैंने किया है, सिलेक्ट किया है, ये वाला देखें, लेस देन इक्वल टू। इन द केस ऑफ लेस देन इक्वल टू वी हैव टू इंट्रोड्यूस द स्लैक वेरिएबल and in the case of greater than equal to we have to introduce the surplus variable, ठीक। तो अभी हमने जो मैक्सिमाइज का केस लिया है और हमारे पास कंडीशन है लेस देन इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने जो हमारा पहला सब्जेक्टिव कांस्टेंट है वहां पर हमने एक स्लैक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है दैट इज s1। ये जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। s1 इज द स्लैक वेरिएबल दैट वी हैव टू इंट्रोड्यूस इन आवर सब्जेक्टिव कांस्टेंट। नाउ जो हमारे पास आगे लिखा प्लस 0s2, 0s2 यहाँ पर s2 नहीं है, एक सब्जेक्टिव कांस्टेंट में हम केवल एक ही वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे, लेकिन हमने यहाँ पर 0s2 लिखा है वो इस वजह से ताकि जब हम आगे इसकी टेबल बनाएंगे और इसके कोफिशिएंट लिखेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। इस वजह से जो ये मैंने सिलेक्शन दिख रहा है आपको, जो ये सेलेक्ट किया है ये मैंने यहाँ पर लिखा है। अदरवाइज मैं इसको यहाँ पर अगर डिलीट कर दूं तो ये पूरा इक्वेशन बनेगा इस तरह से, x1 प्लस 2x2 प्लस s1 इक्वल टू 6, लेकिन
चूंकि हमें टेबल बनानी पड़ेगी और वहां पर आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो हम इसलिए यहाँ पर S2 को लिख देते हैं 0 S2, ये मैंने कॉपी किया और ये यहाँ पर इसको ये लिख दिया। ठीक, तो हम यहाँ पर 0 S2 को 0 के साथ लिख देते हैं, क्योंकि जब टेबल बनाएंगे तो हमें कोफिशिएंट लेने पड़ेंगे किसके, x1 x2 s1 और s2 के लिखने के लिए। तो यहाँ पर हमने केवल एक सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है, तो हम इसका कोफिशिएंट लेंगे, लेकिन हमें लिखना टेबल में पूरी टेबल बनानी पड़ती है, तो टेबल में हमें वहां पर S2 का कोफिशिएंट समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए हमने यहाँ पर इक्वेशन में इसको यहाँ पर लिख दिया है। ऐसे ही इन द सेकंड सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दैट इज 4x1 + 3x2, अब इसमें हम दूसरा सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कि है S2, ठीक है ना, दूसरा सेलेक्ट वेरिएबल S2 इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। अब यहाँ पर S1 नहीं है, यहाँ पर S1 नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर 0s1 लिख दिया है, क्योंकि 0 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो मैंने इसको 0 लगा करके लिख दिया है और दूसरा सेलेक्ट वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया है दैट इज S2। ये मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा है S2। तो ये हमारे पास दो सब्जेक्टिव कांस्टेंट हो गए। अब चूंकि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है दैट वाज 7x1 + 5x2, हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था जिसको मैक्सिमाइज करना था। हमारे पास इन अनयूज्ड रिसोर्सेज से उसका क्या इम्पैक्ट पड़ना है कि नहीं पड़ना है वो हम उसमें लिखेंगे। तो हम उसमें क्या लिख देंगे, दैट इज z = 7x1 + 5x2 + 0s1 + 0s2। अब ये पूरा हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन बना है। इनके सारे के सारे कोफिशिएंट हम जब टेबल बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे, तो ये कहलाते हैं हमारे पास स्लैक वेरिएबल। ठीक, अब इसी तरह से हमारे पास होते हैं सरप्लस वेरिएबल। सरप्लस वेरिएबल क्या होते हैं कि जब हमारे पास कुछ रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमें लेफ्ट करना पड़ता है, हालांकि हम उनका इस्तेमाल नहीं करते हैं और फिर भी वो इस्तेमाल होने उसमें आ जाते हैं हमारे, तो हम उसको हटाने की कोशिश करते हैं। और ये कब होता है, जब हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो। मैं यहाँ पर देखा रहा हूँ, जो आपके पास ये लेस देन इक्वल टू का साइन है, ये जहां जहां लेस देन इक्वल टू हो वहां वहां ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन हो जाएगा। ठीक, द साइन विल बी चेंज इन ग्रेटर देन इक्वल टू या मोर देन इक्वल टू। इन द केस ऑफ मोर देन इक्वल टू वी विल इंट्रोड्यूस सरप्लस वेरिएबल। कैसे, इसमें हम -s करेंगे, ठीक है ना, -s। जैसे हमारे पास एक सब्जेक्टिव कांस्टेंट हुआ तो हम -s1 करेंगे, दो हुए तो -s2। दूसरे वाले में करेंगे, एक ही में नहीं करेंगे, याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर किया है x1 + 2x2 + s1 फिर +0s2 लिखा है, ऐसे ही जब हम सरप्लस वेरिएबल इस्तेमाल करेंगे तो हम वहां पर करेंगे माइनस का s1 फिर माइनस का दूसरे वाले में माइनस का s2 करेंगे, और जब अगर हमें उसमें और लिखना हो तो हम 0 लगा करके फिर लिख देंगे। लेकिन जो हमारे पास एक्सेस होते हैं तो हमें उसमें सरप्लस के केस में एक और वेरिएबल इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, दैट इज आर्टिफिशियल वेरिएबल ए। वो होता है, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल वेरिएबल ए। तो हमारे पास ये हम क्या करते हैं, जो पूरा टोटल बनेगा वो हो जाएगा -s1 + a1 इन द केस ऑफ सरप्लस। मैं एक टेबल दिखा रहा हूं, यहाँ पर देखिएगा। इस टेबल में आपको जो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है नीचे, उसमें सारा का सारा डिफाइन किया गया है। टाइप्स ऑफ एडिशनल वेरिएबल, कौन कौन से वेरिएबल हो सकते हैं, कांस्टेंट टाइप कौन कौन से हो सकते हैं, एंड व्हिच वेरिएबल वी हैव टू ऐड ऑन व्हिच कंडीशन एंड इन व्हिच फॉर्मेट। तो इन द फर्स्ट नंबर फर्स्ट, लेस देन इक्वल टू मींस व्हेन द कांस्टेंट इज टाइप ऑफ लेस देन और इक्वल टू। ये सिंबल बना है आपका और लिखा हुआ भी है, वी हैव टू ऐड स्लैक वेरिएबल दैट +s, आपके इसमें दिख रहा है। और इन द केस ऑफ मोर देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सिंबल बना हुआ है, दैट इज सब्ट्रैक्ट सरप्लस वेरिएबल एंड ऐड आर्टिफिशियल वेरिएबल a। हियर यहाँ पर s और s लिखा है, लेकिन जितने हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट होंगे उतने ही स्लैक के सरप्लस वेरिएबल हम उसमें ऐड करेंगे। तो ये एक एक दिया हुआ है, यहाँ पर s1 हो जाएगा, s2 s3, इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। बट इन द केस ऑफ इक्वलिटी, जब हमारे पास इक्वल टू का केस हो तो हम केवल जोड़ेंगे आर्टिफिशियल वेरिएबल।
अब यहाँ पर जब आर्टिफिशियल वेरिएबल हम ऐड करते हैं तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का इस्तेमाल टेम्पररी केवल कैलकुलेशन के लिए हम लोग करते हैं। बाद में जब हमारा पर्पज सॉल्व हो जाता है तो वी रिमूव्ड ऑल दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स, ठीक है ना। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स होते हैं हम उसको कहीं कहीं स्मॉल ए से या कहीं कहीं कैपिटल ए से हम उसको डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग किया हुआ है। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल जो होते हैं वो टेम्पररी स्लैक वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम कैलकुलेशन पर्पज के लिए इस्तेमाल करते हैं। एंड व्हेन द आर फॉर ऑब्जेक्टिव इज फुलफिल्ड वी हैव टू रिमूव ऑल दीज आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो इन द केस ऑफ इक्वल टू वी विल इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल वेरिएबल्स। तो ये मेन इतने वेरिएबल्स हैं, जब हम सिंप्लेक्स मेथड सॉल्व करेंगे तो हमें इन वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि इनको इंट्रोड्यूस करके हम क्या करेंगे। हम इनको इंट्रोड्यूस करके क्या करेंगे, x1 और x2 जो हमारे डिसीजन वेरिएबल्स होते हैं, जो s1 s2 है ये कहलाते हैं बेसिक वेरिएबल, और जो हमारे पास नॉन बेसिक वेरिएबल है मीन्स डिसीजन वेरिएबल, उनकी वैल्यू हम निकालते हैं। जब टेबल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे कि इनको एग्जिट वेरिएबल करके हमें जो एंटरिंग वेरिएबल होंगे कि हम x1 और x2 को कितना ऑप्टिमम सॉल्व कर सकते हैं इनके जरिए, तो वो हम वैल्यू निकालते हैं इनको इंट्रोड्यूस करके। ठीक, जब हमारे पास इतने सारे वेरिएबल आ गए, नाउ वी हैव टू सॉल्व द सिंप्लेक्स प्रॉब्लम। तो सिंप्लेक्स प्रॉब्लम में क्या क्या हो सकता है वो देखिए। फर्स्ट वन इज ऑप्टिमम सोल्यूशन। ऑप्टिमम सोल्यूशन का मतलब कि आवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। Any basic feasible solution which optimize the objective function is called optimal solution। जैसे ग्राफिकल मेथड में हमने क्या बताया था कि जो हमारे पास रीजन बनता है वो क्या होता है कि एक बेसिक फीजिबल सोल्यूशन जितना होता है तो फीजिबल रीजन होता है और उसमें कई पॉइंट होते हैं। उन पॉइंट्स पर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन आइदर इट इज मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक, तो उसके बेस पर उन सारे पॉइंट्स को हम उसमें लाई करवाते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में। और अगर हमारा मैक्सिमम है तो किस पॉइंट पर, मतलब कि किस पॉइंट पर हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमम होगा, दैट इज आवर ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो सिमिलरली यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि एनी बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन व्हिच ऑप्टिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज कॉल्ड योर ऑप्टिमल सॉल्यूशन, आइदर इट विल बी मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। ये तो हो गया ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास इक्वेशंस दी हैं उनको हमें टेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। टेबल फॉर्म में कैसे, मैं अभी पिछली क्लास में मैंने अभी पढ़ाया है तो मैं उसका एक दिखा रहा हूँ कि टेबल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा। वो होगा इस तरह से, ये रहा देखिए एक टेबल यहाँ पर बनाई गई है, मैंने ये एक्सेल पर बनाई हुई है। आज जब मैंने सेक्शन सी में क्लास ली थी ये सारा का सारा मैंने उसमें डिफाइन किया हुआ था। तो इस तरह से देखिए, जैसे ये सी बी लिखा है तो हमारे पास दीज आर द कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल। जो कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल होते हैं जो हम s1 s2 इंट्रोड्यूस करते हैं उनके, और ये हमारे पास सीजे लिखेंगे तो जो हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसके कोफिशिएंट लिखे हैं। फिर यहाँ पर नीचे x1 x2 s1 s2 ये हमारे सब्जेक्टिव कांस्टेंट हैं, और फिर उनके नीचे ये उनकी वैल्यू दी हो तो ये उनके कोफिशिएंट हैं। अब मैं एक और टेबल दिखा रहा हूँ जहाँ पर आपको इसका एक पूरी बनी बनाई टेबल दी है। तो ये वो टेबल की हुई है कि देखिए जब हम इनिशियल फॉर्म करते हैं तो हमारे पास मान लीजिए जो हमने अभी इक्वेशंस बताए थे मैक्सिमाइज के, तो ये सीजे है तो हमने यहाँ पर एक बनाया था, ये देखिए z इक्वल टू 7x1 + 5x2 + 0s1 + 0s2, और यहाँ पर हमने इसके कोफिशिएंट ये लिखे हैं। देखिए मतलब कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था ना उसका है ये 7 5 0 0। अब यहाँ पर देखिए ये आपके कोफिशिएंट दिख रहे हैं। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन दिखा रहा हूँ, दिस इज द इक्वेशन। x1 का कोफिशिएंट 7, x2 का कोफिशिएंट 5, कोफिशिएंट ऑफ s1 दैट इज 0, कोफिशिएंट ऑफ s2 दैट इज 0। नाउ लुक ऑन द टेबल, इक्वल सेम द कोफिशिएंट ऑफ x1 दैट इज x1 7, कोफिशिएंट ऑफ x2 दैट इज 5, कोफिशिएंट ऑफ s1 दैट इज 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ s2 दैट इज 0। तो ये इसके कोफिशिएंट लिखे हुए हैं। ठीक, जो ये है बेसिक सॉल्यूशन, ये एक्स बी, ये 6 और 12, ये क्या है हमारे पास जो सब्जेक्टिव कांस्टेंट्स होते हैं, द वैल्यू ऑफ दीज सब्जेक्टिव कांस्टेंट। जैसे हमारे पास इक्वेशन दिए हुए थे कौन कौन से, x1 + 2x2 < 6
4x1 plus 3x2 less than equal to 12. So here the value is ये 6 and 12 उनकी वैल्यू है जो हमारे पास सब्जेक्टिव कांस्टेंट में लास्ट में वैल्यू दी होती है, दैट इज कॉल्ड आवर बेसिक सॉल्यूशन। ये 6 और ये दी हुई, यहाँ पर लिखते हैं हम बेसिक वेरिएबल जो, या हम उसको बोलते हैं स्लैक वेरिएबल जो हमने इंट्रोड्यूस किया था। ये S1 और S2, S1 और S2 के कोफिशिएंट 0,0 हम कहाँ से लिखेंगे, जो हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाया था इससे, ठीक। तो ये हमारे पास एक टेबल फॉर्म में बन गया है, ठीक। अब बात करते हैं कि इन सब की जब वैल्यू लिख लेते हैं तो फिर हमें ZJ कैलकुलेट करना होता है। अब आते हैं पहले यहाँ पर, ठीक, नेट इवैल्यूएशन रो CJ माइनस ZJ, ठीक। तो CJ माइनस ZJ कैसे निकालेंगे, CJ माइनस ZJ निकालेंगे, यहाँ पर देखिए जो ये वैल्यू है x1 के करस्पॉन्डिंग कॉलम में, ये 1 इंटू ये जो बेसिक वेरिएबल का कोफिशिएंट है ये और x1 का कोफिशिएंट है ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस जितने भी बेसिक वेरिएबल और ये वाले वेरिएबल हैं उनके कोफिशिएंट के मल्टीप्लिकेशन का सम, ठीक। द सम ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बेसिक वेरिएबल एंड डिसीजन वेरिएबल, ठीक। तो 0 इंटू 1, 1 इंटू 0 दैट इज 0 प्लस 0 इंटू 4 0, तो 0 प्लस 0 0, तो ये जे की वैल्यू आ गई 0। ऐसे ही फिर इसके करस्पॉन्डिंग 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0, ये 0 आ गया। फिर 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0 दैट इज ये 0 आ गया। फिर 0 इंटू 0 एंड प्लस 1 इंटू 0, ये 0 आ गया। तो इस तरह से हम ZJ की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो आपके यहाँ पर दिया हुआ है नेट इवैल्यूएशन रो, द रो कंटेनिंग नेट प्रॉफिट और लॉस, द नंबर्स इन दिस रो आर आल्सो नोन एज शैडो प्राइसेस। मतलब कि जो हमारे पास ये नेट प्रॉफिट और लॉस हम इसके बेस पर निकालते हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को निकालना होता है। कब, अब जो ये वैल्यू आएंगी तो इसमें से हमें देखना है कि कौन सी वैल्यू मोस्ट पॉजिटिव है। मोस्ट पॉजिटिव है इन द केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन। तो देखिए CJ माइनस ZJ, CJ कौन से थे, ये हमारे ऑब्जेक्टिव फंक्शन वाले कोफिशिएंट थे, तो 7 5 0 0। यहाँ ZJ कितना आया है 0 0 0 एंड 0, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं CJ माइनस ZJ, तो 7 माइनस 0 दैट इज 7, 5 माइनस 0 5, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0 दैट इज 0। तो ये हमारे पास CJ माइनस ZJ की वैल्यू आ गई, ओके। तो ये हमारे पास नेट इवैल्यूएशन रो आ गई। अब बात करते हैं पाइवोटल कॉलम की। तो पाइवोटल कॉलम क्या होता है, पाइवोटल कॉलम होता है जिसमें CJ माइनस ZJ की मैक्सिमम वैल्यू हो, मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू। तो देखो CJ माइनस ZJ 7 5 0 एंड 0, so which one is the most positive value here, that is 7, so it means this column is our pivotal column। मैंने इसको रेड कर दिया है, जो रेड कलर का दिख रहा है that is your pivotal column, ठीक। अब इस पाइवोटल कॉलम से जो हमारे पास जो बेसिक सॉल्यूशन था उसमें से इस पाइवोटल कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का डिवीजन कर देते हैं, ठीक। डिवाइड बाय बेसिक सॉल्यूशन करस्पॉन्डिंग पाइवोटल कॉलम वैल्यू, तो 6/1 दैट इज 6/1 इक्वल टू 6 एंड 12/4 दैट इज इक्वल टू 3। अब इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू है दैट इज 3, उसके करस्पॉन्डिंग जो रो होगी वो कहलाती है पाइवोटल रो। यहाँ पर आप अगला देखिए, पाइवोटल रो, द रो करस्पॉन्डिंग टू वेरिएबल दैट विल लीव द टेबल इन ऑर्डर टू मेक रूम फॉर अनदर वेरिएबल। पाइवोटल कॉलम क्या, द कॉलम हैविंग लार्जेस्ट पॉजिटिव वैल्यू इन द नेट इवैल्यूएशन रो फॉर अ मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। मतलब कि इन द केस ऑफ मिनिमाइजेशन में नेगेटिव हो जाएगा और जो मैक्सिमाइजेशन का होगा तो उसमें पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक।
तो पाइवोटल रो आपको मिल गई। अब बात करते हैं पाइवोटल एलिमेंट, इसी को बोलते हैं की एलिमेंट। तो जो पाइवोटल एलिमेंट होगा वो जहां पर पाइवोटल कॉलम, मतलब कि ये रेड वाला और ये जो है ग्रीन वाला पाइवोटल रो जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो दैट इज कॉल्ड योर, कहां पर इंटरसेक्ट करती है, इस फोर पर, जहां पर ये आपका येलो कलर दिख रहा है। तो इस येलो कलर वाले एलिमेंट को बोलेंगे हम लोग पाइवोटल एलिमेंट। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके इसमें आ गई। ठीक, तो ये सारी चीजें आपके सिंप्लेक्स मेथड में इस्तेमाल होंगी, और कैसे इस्तेमाल होंगी ये सारा सब मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। अब इसका एक एग्जाम्पल लेकर के हम इसको सॉल्व करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में। तो अब अगर किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता सकता है, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ सकता है यहाँ तक। एनी क्वेरी? जयेश, जयेश, खुशी, नम्रता, नव्या, नेहा, सब समझ में आ गया? अभी इसका एक एग्जाम्पल और लेंगे, जब हम उसको पूरा सॉल्व करेंगे तब और समझ में आ जाएगा। ठीक, ये सिंप्लेक्स मेथड का पूरा जो उसमें इस्तेमाल होने वाली चीज, जो बेसिक चीजें थी, वो मैंने सारी की सारी चीजें बता दी हैं। ठीक है, अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आज की क्लास में यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नो क्वेरी? ओके, कोई क्वेरी नहीं है तो फिर हम आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।